नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्पीकिंग ग्रामर की क्लास 7 है। इसमें हम आपको WH फैमिली के बाकी जो क्वेश्चन वाले वर्ड हैं उनके बारे में बताएंगे, कैसे इनको यूज करते हैं और क्या इनके रूल्स हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले हमने बताया था व्हेन, सिक्स क्लास में हमने बता दिया व्हेन और वेयर। ये थर्ड है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या और जो। तो दो तरीके से व्हाट यूज होता है, क्या की तरह और जो की तरह। जब हमें इसको क्या की तरह यूज करेंगे एज ए क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि जब ये एज ए क्वेश्चन की तरह यूज होगा तो इसका मतलब होगा क्या, और जब ये एज ए कंजक्शन की तरह यूज होगा तो इसका मतलब होगा जो। जब एज ए क्वेश्चन की तरह यूज होगा तो इसके सेंटेंस बनाने का क्या रूल है। सबसे पहले आएगा व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है एंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एडजेक्टिव। ठीक है, बाकी जो चीज है प्रेडिकेट्स की वो सब आ जाएंगे। जब इसका यूज एज ए कंजंक्शन की तरह करते हैं तो इसका मतलब होता है जो। इसका मतलब जो कब कब होगा, वाट प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के जस्ट पहले वाट आ जाए तो इसका मतलब होगा जो, और सब्जेक्ट और वाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो इसका मतलब होगा क्या। ठीक है, तो इसका रूल्स क्या है, वाट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया है, और जब जो की तरह यूज हुआ है तो वाट पहले आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आया है। ये वाली चीज है वो सब्जेक्ट के बाद आ गई है जब ये कंजक्शन की तरह यूज हुआ है। अब इसमें एक नोट देख लीजिए, वाट यूज एज जो ओनली फॉर ऑब्स्टेकल नाउन। ऑब्स्टेकल नाउन क्या होते हैं, जिनके बारे में हमको पता नहीं है वही है क्या। ठीक है, तो वो ऑब्स्टेकल नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, कुछ विरोध टाइप के नाउन जिसमें क्या बोलते हैं, जिसमें विरोधाभास हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नंबर 1, व्हाट विल ही डू इन द मीटिंग। ये जो फर्स्ट नंबर पर है, ये इसमें वाट का मतलब क्या है। ठीक है, वह बैठक में क्या करेगा। तो जैसे अगर इसका सेंटेंस बनाए तो क्या आएगा, पहले क्या की तरह यूज हुआ है तो इसका मतलब पहले वाट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, गा गी गे है तो है ना विल। उसके बाद फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। इसमें देखो सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। ठीक है, तो विल आया, फिर सब्जेक्ट के बाद करेगा, डू आ गया। अब अदर वर्ड्स, अब किस में, मीटिंग में, बैठक में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में इधर से चलते हैं, तो जब इंग्लिश बनाते हैं तो राइट से लेफ्ट इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा है इन द मीटिंग, इन पहले लिखा है, उसके बाद मीटिंग का अंग्रेजी लिखा है, मीटिंग माने बैठक। ठीक है, अब जब जो की तरह यूज होगा, नंबर 2 वाला जो सेंटेंस है उसमें वाट का यूज एज ए जो की तरह यूज हुआ है। वाट ही विल डू इन द मीटिंग इज नॉट क्लियर। वह मीटिंग में या बैठक में जो करेगा वह क्लियर नहीं है। तो वाट के बाद जस्ट सब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब हो गया जो। तो इसका क्या होगा, हिंदी ये है, वह बैठक में जो करेगा। व्हाट ही विल डू,
इन द मीटिंग इज नॉट क्लियर। और यहाँ क्या था, व्हाट विल ही डू, मतलब क्या करेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट के बाद जब सब्जेक्ट आता है तो उसका मतलब जो होता है, और व्हाट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आप रूल्स देख के सेंटेंस बनाएंगे, फिर आपकी जब टंग में आ जाएगा कि इस तरीके से बोलने में आ जाएगा तो आपको आसानी होगी। फिर आपको ये बार बार रूल्स देखना नहीं पड़ेगा, आप बना सकते हो और बोल भी सकते हो जब आप यूज करने लगेंगे। नेक्स्ट है विच। इसका यूज होता है कौन सा और जो शब्दों के लिए। ठीक है, वहां जो किसके लिए यूज होता था, ओनली फॉर ऑब्स्टिकल नाउन, जिसके बारे में पता नहीं है। यहाँ जो यूज है विच, जो यूज हो रहा है थिंग्स और प्लेसेस, यानी वस्तुएं और स्थान के लिए यूज होगा जो। जब वस्तुएं और स्थान का यूज करते हैं तो हम विच का यूज करेंगे। ठीक है, और कौन सा, हमको इस तरीके का क्वेश्चन पूछना कौन सा, तो उसके लिए विच का यूज करेंगे। अब जब कौन सा की तरह यूज करते हैं एज ए क्वेश्चन, तो इसका रूल्स क्या है, पहले विच आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ब। ठीक है, अदर वर्ड। ये लगभग वैसा ही है वाट के जैसा, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें नाउन और आ गया है ना, और विच की जगह वाट की जगह विच है। अब जब इसको जो की तरह यूज करेंगे, विच एज ए कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब दो वाक्यों को जोड़ने की तरह, जो, तो इसका मतलब होगा जो। इसका मतलब जो होगा तो इसमें पहले क्या आएगा, नाउन आएगा, नाउन के बाद विच आएगा। देखो यहाँ पे पहले विच आया प्लस नाउन, यहाँ क्या आ रहा है, नाउन प्लस विच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। अभी इसको एग्जांपल देखते हैं। विच यूज फॉर, जो की तरह यूज करें ओनली फॉर प्लेसेस एंड थिंग्स, यानी वस्तुएं और स्थान के लिए जो विच को यूज करेंगे जब इसका अर्थ जो होगा। एग्जांपल, विच बुक डू यू वांट फॉर द कंपटीशन, प्रतियोगिता के लिए आपको कौन सी किताब चाहिए। तो देखो इसका अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, विच, फिर उसके बाद क्या आता है, नाउन, फिर विच बुक प्लस, ये देखो इसमें है ना, विच बुक नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड्स फॉर द कंपटीशन। विच बुक डू यू वांट फॉर द कंपटीशन, देखो प्रतियोगिता के लिए। तो मैंने बताया कि हिंदी में हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, इंग्लिश में कहां से चलते हैं, राइट से लेफ्ट। ठीक है, तो इसलिए आया है फॉर द कंपटीशन, फॉर, अब दा तो हमने कंपटीशन के लिए लगा दिया है, फॉर कंपटीशन। ठीक है, अब ये कंजक्शन की तरह यूज होगा, तो इसका कैसे करेंगे, द बुक, पहले नाउन आ जाएगा, द बुक, आपको एक बार रूल दिखा देता हूँ। ठीक है, नाउन आएगा, फिर विच आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। द बुक विच आई वांट, ठीक है, द बुक विच आई वांट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। तो पहले नाउन आया, फिर विच आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आया। यहाँ एक बार और ध्यान रखिएगा, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे ये सेंटेंस बनाए द बुक विच आई वांट, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। ठीक है, ये ऐसा है, नाउन प्लस विच प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब,
तो इसमें फिर मेन वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिख रही है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सिंपल है। प्रेजेंट टेंस के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो मुझे जो किताब चाहिए वह बाजार में उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। अगर इसमें और दूसरा सेंटेंस होता दूसरे टेंस का तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते। नेक्स्ट है हु। हु का मतलब होता है कौन और जो। देखो विच का यूज किया था जो, जब थिंग्स और प्लेसेस, जब कोई पर्सन होगा तो उसके लिए हम वो यूज करेंगे, जैसे जो व्यक्ति, तो उसके लिए हम हु यूज करेंगे, द पर्सन हु, ऐसे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है विच का भी यूज करना है ओनली प्लेसेस और थिंग्स के लिए, यानी स्थान और वस्तुओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु का मतलब होता है कौन, जो एज ए क्वेश्चन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कौन। इसका रूल्स क्या है, पहले हु आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं आया क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन करते हैं ना कौन, तो उसके आंसर में ही सब्जेक्ट मिलता है, तो इसीलिए इसमें ये हु एक तरीके से सब्जेक्ट का काम करता है। जब इसको कंजक्शन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा जो। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले आएगा पर्सन प्लस हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं, हु वाज इन द रूम। देखो ये फर्स्ट के कमरे में कौन था, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, पहले हु आएगा, हु आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो था है तो वाज बर आता है, तो एक है हु तो वाज आ गया। अब मेन वर्ब इसमें है नहीं, अदर वर्ड आ जाएंगे, कमरे में, इन द रूम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पर्सन आएगा, फिर हु आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस मेन। द पर्सन हु वाज, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें मेन वर्ब है नहीं, इन द रूम, द पर्सन हु वाज इन द रूम, ठीक है। जो भी पर्सन वो रूम में है इज माई फादर्स फ्रेंड, जो व्यक्ति कमरे में है या रूम में था, सॉरी वाज तो था आएगा, वह मेरे पिता का मित्र है, इज माई फादर्स फ्रेंड। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सेकंड वाला जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो एज ए कंजंक्शन की तरह है। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है एज ए क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ हु के बाद वाज आया है और इसमें हु के पहले पर्सन लग गया है। देखो द पर्सन हु, तो इसका मतलब हो जाएगा जो व्यक्ति, जो पर्सन का मतलब व्यक्ति तो होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हुज, WHOSE। इसका मतलब होता है किसका, किसकी, किनका, किनकी, जिसका, जिसकी, जिनका, जिनकी। एज ए क्वेश्चन की तरह यूज होगा तो इसका मतलब होगा किसका, किसकी, किनका, किनकी। इसका रूल्स क्या है, पहले हुज आएगा प्लस नाउन आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, हुज बुक इज दिस। देखो पहले हुज आया है, यह पुस्तक किसकी है, तो हुज, फिर नाउन, नाउन मतलब ये पुस्तक, हुज बुक, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का वाक्य है, इज दिस मतलब यह, ठीक है। हुज बुक इज दिस, यह पुस्तक किसकी है। एज ए कंजंक्शन की तरह यूज होगा तो इसका मतलब होगा जिसका, जिसकी, जिनका, जिनकी। तो इसमें कैसे बनाएंगे इसको, पहले पर्सन आ जाएगा, पर्सन प्लस हुज प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ब। देखो इसके सामने बस पर्सन लगा देना है, पहले पर्सन आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा जिसका, जिसकी, जिनका, जिनकी, उसके पहले, बाकी सब सेम है।
ठीक है, ये देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द पर्सन, जैसे पहले देखा है फर्स्ट एग्जाम्पल हुज बुक इज दिस, तो अब उसके आगे हमने पर्सन लगी। द पर्सन हुज बुक इज दिस इज एब्सेंट टुडे, जिस व्यक्ति की यह पुस्तक है वह आज अनुपस्थित है। इज एब्सेंट टुडे, तो इसका आंसर हो गया मेनली ऐसे आएगा, द पर्सन हुज बुक इज, जिस व्यक्ति की यह पुस्तक है। द पर्सन हमने पहले लगा दिया तो इसका मतलब हो गया जिस व्यक्ति या जो व्यक्ति, जिस जो एक ही है। ठीक है, देखो इंग्लिश में एक सेंटेंस के हिंदी में ऐसा नहीं होता है कि एकदम से एग्जैक्ट वही बने, काफी सारे मीनिंग निकलते हैं एक वर्ड के इंग्लिश के। तो आपको जैसा लगता है कि मतलब मीनिंग समझ में आना चाहिए। द पर्सन हुज बुक इज, मतलब एक पर्सन जिसकी, ठीक है, जिस व्यक्ति की या जिसकी, जैसे मैंने बोला जिसका जिसकी, जिनका जिनकी, तो यहाँ जिसकी की तरह यूज है, जिस व्यक्ति की या जिसकी यह बुक है, पुस्तक है, वह आज अनुपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है whom, जिसका मतलब होता है किसको किससे, किनको किनसे, जिसको जिससे, जिनको जिनसे। एज ए क्वेश्चन की तरह यूज करेंगे इसको, तो इसका मतलब हुआ किसको किससे, किनको किनसे। इसका रूल्स क्या है, पहले whom आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल है इसका ये, whom does he not to support। मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। whom आया प्लस हेल्पिंग वर्ब, वह किसका समर्थन नहीं करता है। तो अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले whom आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, ता है ती है तो क्या होगा हेल्पिंग वर्ब डज और डू। तो ये whom मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है तो यहाँ डज आ जाएगा, DO इससे आएगा। ठीक है, whom डज, फिर उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह, ही, है ना। अब नहीं, नॉट टू सपोर्ट, उसके बाद मेन वर्ब फिर अदर वर्ब। सपोर्ट क्या है आपका मेन वर्ब। whom does he not to support, whom एज ए कंजक्शन की तरह यूज होगा, तो इसका मतलब होगा जिसको जिससे, जिनको जिनसे। तो इसको कैसे बनाएंगे, पर्सन आएगा उसके पहले प्लस whom आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है सब्जेक्ट के, और यहाँ क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा जिसको जिससे, जिनको जिनसे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है द पर्सन whom he wants to support। यहाँ wants क्यों आया, क्योंकि इसमें अब इंटरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या लगाते हैं, एस अथवा ईएस लगाते हैं। ये आप टेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द पर्सन whom he wants to support is his friend, वह जिस व्यक्ति को समर्थन करना चाहता है वह उसका मित्र है। ठीक है, तो आपने देखा whom का प्रयोग एज ए कंजक्शन की तरह, जिसका मतलब होता है जिसको जिससे, जिनको जिनसे, और एज ए क्वेश्चन की तरह, तो इसका मतलब होता है किसको किससे, किनको किनसे। नेक्स्ट है वाई, इसका मतलब होता है क्यों।
ये तो सबको पता है। इसका मतलब ये भी होता है वजह है या कारण है या इसलिए भी इसका यूज करते हैं। तो क्यों कब होगा, जब क्वेश्चन की तरह यूज करेंगे। वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, तो इसका मतलब है वाई के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इसका मतलब है क्यों, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, वाई इज, देखो वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इसका मतलब क्यों हो गया, वाई इज ही क्राइंग, वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ गया ही, मेन वर्ब क्राइंग, अदर वर्ड है नहीं तो नहीं आएगा, वह क्यों रो रहा है। एज ए कंजक्शन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा वजह है या कारण है या इसीलिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका कंजंक्शन की तरह, ही इज इन पेन, वह दर्द में है, एंड दैट इज वाई को बोलते हैं दैट्स वाई, इसको यहाँ पर स्टॉप यस करके दैट्स वाई भी कर सकते हैं, दैट इज वाई ही इज क्राइंग। तो कंजक्शन की तरह यूज करते हैं तो वाई के बाद जस्ट क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, तो ही आ गया। ठीक है ना, वजह है या कारण है, इसका मैंने रूल नहीं लिखाया, मैं अभी लिख देता हूं। देखो इसी को मैं अभी, एक मिनट, देखो इस तरीके से इसका रूल होगा, एज ए कंजक्शन की तरह यूज होगा। इसका रूल ये है, वाई उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो इसका मतलब है वजह है या कारण है या इसीलिए, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। इसका एग्जाम्पल ये है, वह दर्द में है और इसलिए रो रहा है। देखो वह दर्द में है तो इसका तो ये हो गया, ही इज इन पेन एंड दैट इज वाई, इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए रो रहा है, इसलिए दैट इज वाई ही इज क्राइंग, दैट इज, वह, वाई के बाद सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर मेन वर्ब आ गया, तो यही इसके वाई के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, इसलिए रो रहा है। ठीक है, इसलिए वह रो रहा है या वह भी सकते। नेक्स्ट है यूज ऑफ हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, इस प्रकार या उस प्रकार। कोई क्वेश्चन करता है कैसे, तो इसका मतलब आंसर में क्या आएगा, इस प्रकार या उस प्रकार। तो एज ए क्वेश्चन की तरह यूज करेंगे इसको, तो इसका मतलब होगा कैसे। इसका रूल्स क्या है, हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल क्या है, हाउ डिड ही गेट सक्सेस, उसे सफलता कैसे मिली। देखो पहले हाउ आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, ही, उसे का मतलब ये है ही, अब गेट सक्सेस, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, इसके हिसाब से ये है। अब नेक्स्ट जब इसको एज ए कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे हाउ को, तो इसका मतलब होगा, ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, यहां इसलिए आएगा, तो मैं इसको कैसे, इस प्रकार, सॉरी इसलिए तो वाई में आता, कैसे इस प्रकार या उस प्रकार। तो यहाँ क्या आएगा, कंजक्शन की तरह यूज करेंगे जब इस प्रकार या उस प्रकार। ठीक है, तो इसका रूल्स क्या होगा, हाउ के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। जब कैसे की तरह यूज होता है तो हाउ के बाद जस्ट बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें देखो हाई के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो इसका मतलब होगा कैसे। हाउ के बाद जब सब्जेक्ट आ जाएगा तो इसका मतलब होगा इस प्रकार या उस प्रकार। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल,
ही वर्कड हार्ड एंड दैट इज हाउ, यहां से देखो हाउ ही गॉट सक्सेस। अब यहाँ गॉट इसलिए आया है क्योंकि ये पास्ट में पूछ रहा है ना, उसको सफलता कैसे मिली, तो ये पास्ट में ही आंसर देगा। उसने कड़ी मेहनत की, तो ये तो इसका तो ये हो गया ही वर्कड हार्ड, ठीक है। एंड और इसी तरह या इस प्रकार उन्हें सफलता मिली या उसे सफलता मिली। इसी तरह का मतलब है इस प्रकार, ठीक है। एंड दैट इज हाउ ही गॉट सक्सेस। हाउ के बाद जस्ट सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं आई है क्योंकि इसमें ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो गॉट आ गया, ही गॉट सक्सेस, ठीक है। तो ये आपके सभी जो वर्ड थे WH फैमिली के, कौन से थे, वाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, हुज, हुम, वाई, ठीक है, हाउ। ये सभी आपने देखे किस तरीके से इनको कंजक्शन की तरह यूज करते हैं और किस तरीके से इनको एज ए क्वेश्चन की तरह यूज करते हैं। हमेशा इनका मतलब एज ए क्वेश्चन पूछना नहीं होता, इनका मतलब सब सेंटेंस को जोड़ना भी होता है, ठीक है। जैसे इसमें 2 सेंटेंस जुड़े हैं, उसने कड़ी मेहनत की और इसी तरह उन्हें सफलता मिली, तो इसमें 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो इसको ही वर्कड हार्ड एंड दैट इज हाउ ही गेट सक्सेस। हाउ ही, इसका मतलब ये है इसी तरह या इस प्रकार उन्हें को यहाँ उसे भी लिख सकते हैं, उसे सफलता मिली, क्योंकि एक की बात हो रही है। आप केवल ये समझ लीजिए कि जब जो WH फैमिली के वर्ड हैं, कुछ वर्ड को छोड़कर, जब इनको सब्जेक्ट से जस्ट पहले रखा जाता है, मतलब इनके बाद जब सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, तो उनका मतलब कंजक्शन की तरह यूज करना होता है और इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो मैं ये नहीं बता रहा कि क्या होता है ना, इस प्रकार या उस प्रकार। और जब इनको जब ये WH फैमिली के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और वर्ड हैं, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, इनके बारे में बताएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको बेल आइकन को आप क्लिक कर देना, जिससे नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाए और आप इंग्लिश ग्रामर को सीख सकें। थैंक यू।